चलिए आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं संपूर्ण क्रांति के क्वेश्चन आंसर को हम लोग जानने वाले हैं। वैसे आपको पता होगा कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, जयप्रकाश नारायण है। वैसे आप जयप्रकाश नारायण से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके थे कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, जयप्रकाश नारायण कर रहा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर को बताने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट करके देना है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहां हुआ था? ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं लाता ही रहता हूं। चलिए यहाँ सबसे पहला नंबर सवाल है। देखिए, जब भी सवाल आपको कोई भी पूछ ले, सबसे पहले तो आपको सवाल बेहतरीन तरीका से समझ लेना, ठीक है, ताकि जवाब देने में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सवाल को बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आप समझिए। जैसे पहला नंबर सवाल क्या है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? ठीक है, जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, किसके संबंध में? आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे? आंदोलन का नेतृत्व वे मतलब कौन? जयप्रकाश नारायण किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ठीक है, यहां आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जवाब इसका। देखिए यहां पर सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का जवाब हम लोग जानेंगे क्या है आखिर। देखिए, आजादी के 28 वर्ष बाद भी, आजादी के लगभग कितना वर्ष बाद भी, 28 वर्ष बाद भी देश में भूख है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। आजादी के कितने वर्ष बाद भी? 28 वर्ष बाद भी देश में क्या है? भूख है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है। ठीक है, हजारों नौजवान बेरोजगार है, हजारों ऐसे नौजवान है जो कि कौन क्या है? बेरोजगार है। शिक्षा में गुलामी घुली हुई है, शिक्षा में क्या है? गुलामी घुली हुई है। इसलिए एक आंदोलन की आवश्यकता थी। यही वजह था कि एक आंदोलन की आवश्यकता थी, विधानसभा बदलने के लिए नहीं। यानी आंदोलन जो होगा वो क्या होगा कि विधानसभा बदलने के लिए नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए इसकी आवश्यकता है। आंदोलन का तो आवश्यकता है, लेकिन विधानसभा नहीं बदलना है, बल्कि बदलना है तो क्या बदलना है? व्यवस्था को ही बदलना है, सिस्टम को बदलना है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाने वाला था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे पैराग्राफ चेंज करके यानी जवाब दिया, इसका मतलब यहां आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे? ठीक है, देखिए जयप्रकाश जी ने, किसने? जयप्रकाश जी ने आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि मैं सबकी सलाह लूंगा। क्या बोल रहा है? मैं सबकी सलाह लूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा। सलाह तो मैं सबका लूंगा लेकिन फैसला मेरा ही होगा। वो सबको मानना होगा, जो भी फैसला होगा सभी को क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना ही होगा। यदि कोई मुझे आगे करके पीछे से डिटेक्ट करे, ऐसा होता ना कि कोई व्यक्ति को हम आगे कर देते हैं पीछे, यानी कि जो आदमी, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को आगे कर दिया, ठीक है, आगे करने के बाद जो आगे किया था पीछे से जो ना उसका सहयोग नहीं करता, ठीक है, उसका जो ना सहयोग नहीं करता, वही हो गया क्या चीज कि मुझे आगे करके पीछे से डिटेक्ट करेगा। पीछे से क्या करेगा? डिटेक्ट। यहाँ पर डिटेक्ट का मतलब समझ कि मैं आ गया ना, होता ना कोई आदमी मतलब 5 आदमी किसी व्यक्ति को कि एक व्यक्ति को क्या कोई भी काम के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन बाकी जो 5 व्यक्ति जो उसको आगे बढ़ाया था, ये 5 व्यक्ति उसका जो ना सहयोग नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेक्ट का मतलब वही हो गया। तो मुझे आगे करके डिटेक्ट करेगा तो मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। ऐसा करने पर मैं नेतृत्व को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा पहला नंबर सवाल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि जयप्रकाश के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? वैसे आप तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए क्या चीज, जयप्रकाश नारायण का जो छात्र जीवन कैसा था, अमेरिका प्रवास का परिचय देना है। ठीक है, और इस अवधि की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, मतलब अगर आप पाठ पढ़े हैं तो आपको कौन सा बात आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये बोल रहा है दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपको तीसरा नंबर सवाल नजर आता होगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ठीक है, जयप्रकाश नारायण कौन सा पार्टी में? कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए आखिर? ठीक है, याद रखिएगा कौन सा पार्टी में? कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। कुछ वजह होगा, कुछ कारण होगा तभी ना शामिल नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका में जयप्रकाश जी, कहां पर? अमेरिका में जयप्रकाश जी कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे। कट्टर कम्युनिस्ट बन गया था कहां पर? अमेरिका में। कौन? जयप्रकाश नारायण।
लेकिन भारत में आकर लेनिन के इन विचारों से प्रभावित होने के कारण, जैसे ही भारत आता हुआ किसके विचारों से, लेनिन के विचारों से प्रभावित होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए कि, ठीक है आगे सुनिएगा, गुलाम देश के कम्युनिस्ट, कौन सा देश, गुलाम देश, उस वक्त हमारा देश जो था गुलाम था, वही बोल रहा है कि गुलाम देश के कम्युनिस्ट को आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, आजादी की लड़ाई से अपने को क्या नहीं रखना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए। भले ही आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा वर्ग, भले ही आजादी का लड़ाई जो है ना, कौन, लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा वर्ग हो करे या पूंजीपति के हाथ में हो, ठीक है, उन्हें अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहिए, उन्हें जो ना अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहिए। यही वजह था जिसकी वजह से जयप्रकाश नारायण जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि मतलब कि जयप्रकाश नारायण जो है ना कट्टर कम्युनिस्ट बन चुका था, कहाँ का, अमेरिका का। लेकिन जैसे ही वो भारत आता है, लेनिन के कुछ विचार थे, उसके विचार से वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ बात बोल देता है, और क्या बोल रहा है कि लड़ाई का नेतृत्व भले ही कौन करे, बुजुर्गा वर्ग करे या पूंजीपति के हाथ में हो, ठीक है, उन्हें अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहिए, इन्हें मतलब उसमें क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ, यही वजह था, किसके विचारों से प्रभावित होकर, लेनिन के विचारों से प्रभावित होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ ये, ठीक है, यहाँ पर मेन बात तो यहीं पर आ गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, अगर कोई डेमोक्रेसी, ठीक है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो गोलियां चलाते हैं, डॉट 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 डॉट, गोलियां चलाते हैं, किसका दुश्मन है तो, डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो, ठीक है। तो चलिए इन्हें भी हम लोग जान लेते हैं क्या है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय, कौन सा क्रांति, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय आंदोलन करने वालों को, ठीक है, आंदोलन करने वालों को डेमोक्रेसी का दुश्मन कहते थे, किसका दुश्मन कहते थे, डेमोक्रेसी का क्या कहते थे, दुश्मन कहते थे, ठीक है। जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय आंदोलन करने वाला जो व्यक्ति था ना, उसे क्या कहा जाता था, डेमोक्रेसी का दुश्मन कहते थे। सत्ताधारी कांग्रेसी लोग, सत्ताधारी कांग्रेसी लोग, ठीक है। इसी का उत्तर जयप्रकाश जी ने दिया है कि डेमोक्रेसी के शत्रु, ठीक है, किसके शत्रु, डेमोक्रेसी के शत्रु आंदोलनकारी और जयप्रकाश, यानी जयप्रकाश नहीं है, कांग्रेस को लोग हैं, कौन से लोग हैं, कांग्रेस के लोग जो है ना डेमोक्रेसी का दुश्मन है। वैसे लोग जो संपूर्ण क्रांति का जो ना आंदोलन में कुछ सहयोग दे रहा है, वो लोग जो ना डेमोक्रेसी का दुश्मन नहीं है, दुश्मन है तो कौन है, कांग्रेस के लोग, जो शांतिमय प्रदर्शन आंदोलन आदि करने वाले पर लाठी गोली चलवाते हैं, जो शांति में प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन आदि करने वाले लोगों पर क्या चलाते हैं, लाठी गोली चलवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो वैसे चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जिसका हमें पर्पस था समझाने का। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको नजर आता होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। वैसे इसे हम लोग बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं, जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण से सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, ठीक है, इसे दूर करने के लिए आखिर क्या सुझाव देंगे आप, किसे दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करने के लिए, ओके ना। तो चलिए जानते हैं, क्वेश्चन तो आप क्लियर समझ गए होंगे। बोल रहे हैं कि जयप्रकाश जी के अनुसार, किसके अनुसार, जयप्रकाश जी के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ है राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव का खर्च जुटाना, राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव का खर्च जुटाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा मेन बात यहाँ पर छुपा है कि जयप्रकाश जी के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ है राजनीतिक पार्टी के द्वारा, कौन सा पार्टी के द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा। यहाँ समझ रहे होंगे आप, राजनीतिक पार्टी द्वारा चुनाव का खर्च जुटाना, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है, वही बोल रहा है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव का खर्च जुटाना। आगे सुनिएगा, यहाँ चुनाव में करोड़ों का खर्च किया जाता है, ठीक है, चुनाव में करोड़ों रुपया का क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, खर्च तो किया जाता है, लेकिन यह धन ब्लैक मार्केट करने वाले पूंजीपतियों से एकत्र किया जाता है, यानी कि करोड़ों रुपया जो यहाँ पर खर्च करता है, तो ये रुपया कहां से आता है, ब्लैक मार्केट करने वाले पूंजीपतियों से एकत्र किया जाता है। किससे एकत्र किया जाता है, ब्लैक मार्केट करने वाले पूंजीपतियों से एकत्र किया जाता है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, जो ब्लैक मार्केट है, काला धन है, इसका कोई किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं होता है, ठीक है। आगे है, जब आप रुपये लगाकर चुनाव, ठीक है, जब आप क्या लगाकर, रुपये लगाकर अगर आप चुनाव लड़िएगा, ठीक है, तो भैया चुनाव लड़ने के बाद अगर आप जीत जाइएगा तो उतना कमाने के लिए गलत लोगों को छूट दीजिएगा। अब मान के चलिए होता है ना कि कोई भी व्यक्ति बहुत सारा रुपया लगाकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, और इत्तेफाक से अगर वो चुनाव जीत जाता है, जीतने के बाद सबसे पहले वो क्या सोचता है, किसी भी तरह जितना रुपया हमने खर्च किया था वो जो है
निकल जाए। तो वही बोल रहा है, जीतिएगा तो उतना कमाने के लिए गलत लोगों को छूट दीजिएगा। अब भैया हमने करोड़ों रुपया खर्च किया था, अब करोड़ों रुपया हमको तो किसी तरह कमाना है, ठीक है। तो किसी तरह कमाने के लिए गलत लोगों को क्या देते हैं, छूट देते हैं। और इस तरह ना गरीबी हटेगी और ना समाजवाद आएगा। अगर ऐसे हम करेंगे ना तो गरीबी हटेगा और ना ही क्या होगा, समाजवाद आएगा। जयप्रकाश जी का विचार सही है, यहां पर जो है जेपी जी का विचार बिल्कुल क्या है, सही है। अब आगे बोल रहा है, लेकिन मात्र यही नहीं है, सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्ता तथा कानून के दुरुपयोग, सरकारी अधिकारियों के द्वारा सत्ता तथा कानून के दुरुपयोग, मतलब उपयोग नहीं, उसे बर्बाद करने हेतु घूस लेते हैं। क्या लेते हैं, घूस। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, घूस लेना, ठीक है। आगे, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वय, यानी कि सरकारी योजना के किसी भी कार्य में मंत्री से लेकर नीचे तक, मंत्री से लेकर नीचे तक, ठीक है, मंत्री से लेकर नीचे तक कमीशन बंधा हुआ है इसका, ठीक है, कमीशन क्या है, बंधा हुआ है। आगे है, स्थानांतरण पद स्थान में मोटी रकम ली जाती है। कोई भी व्यक्ति को सरकारी पद लेना हो, ठीक है, वही है स्थानांतरण पद स्थापन में मोटी रकम लगती है, होती है ना, यहाँ पर आप भी परिचित होंगे, मोटी मोटी रकम लिया जाता है। ये सभी भ्रष्टाचार के कारण है, ठीक है। यहीं पर तो सवाल का जवाब हमारा मिल गया, ठीक है। ये सभी क्या है, भ्रष्टाचार के कारण है, यही सब जड़ है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इसे हटाना हो तो भैया कोई आम आदमी इसे नहीं हटा सकता है, इसे तो ऊपर से ही रोका जा सकता है, इसे तो ऊपर से ही रोका जा सकता है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, वैसे भ्रष्टाचार जो है ना, आम लोगों के द्वारा भी होता है भ्रष्टाचार। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा, तो होता है ना भैया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, यानी कितना को रुपया ले लीजिए, ठीक है, मेरा काम किसी तरह से कर दीजिए। तो सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है, तो उसे भ्रष्ट बनाने वाला कौन है, यहाँ पर आम आदमी भी भ्रष्ट बनाने वाला है, ठीक है, प्लस लेने वाला भी। अब लेने वाला कुछ कड़ाई हो जाए, कड़ा हो जाए, तो देने वाला कहां से देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, भ्रष्ट जो है ना, जनता भी है, तो प्लस से जो यहाँ पर जो बोला गया, ऊपर यानी कि ऊपर मंत्री से लेकर नीचे तक कमीशन बंधा हुआ है। मंत्री, जैसे मान लीजिए मंत्री, ये जो ना अपने आप भ्रष्ट नहीं बना है, ठीक है, इसको बनाने वाला कोई जरूर होगा, ठीक है। तो बनाने वाला मतलब क्या होगा कि बनाने वाला कौन, इससे पहले हमने बोला था ना भैया कि मतलब चुनाव कोई भी लड़ता है, ठीक है, चुनाव लड़ने में क्या होता है, कुछ रुपये खर्च पड़ते हैं, कुछ रुपये नहीं, यहाँ पर करोड़ों रुपये अगर कोई व्यक्ति खर्च करेगा तो अब क्या करेगा वो बेचारा मंत्री भी, किसी न किसी तरह से क्या होगा कि वो 1 करोड़ रुपया किसी न किसी तरह से वो वसूलेगा ही, इससे वो क्या करेगा, गलत लोगों को छूट देगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, और जेपी जी से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। और इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, इसे दूर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ऊपर से ही रोकना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए लेने वाला लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो हम लोग और एक क्वेश्चन को जान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो आप हमें क्वेश्चन नंबर लेकर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ था। दिनकर जी का निधन हुआ था, ठीक है, कहां पर हुआ था और किन परिस्थिति में हुआ था इसका निधन। दिनकर जी का निधन मद्रास में, ठीक है, दिनकर जी का निधन कहां पर, मद्रास में वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था, ठीक है, कहां पर हुआ था, वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। वे वहां इंडियन एक्सप्रेस के स्वामी रामनाथ गोयनका के मेहमान थे। किसके मेहमान थे, स्वामी रामनाथ गोयनका के क्या थे, मेहमान थे। वही उनको दिल का दौरा पड़ा, वहीं पर इसको क्या पड़ा, दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत ऊपर कथित अस्पताल में ले जाया गया, ठीक है, ऊपर में क्या था, हॉस्पिटल था, वहीं पर ले जाया गया, ठीक है। कौन सा हॉस्पिटल, कथित अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर लोग तुरंत हर तरह से तैयार होकर, डॉक्टर जितने भी थे हर एक तरह से तैयार होकर चिकित्सा करने लगे, मगर उन्हें नहीं बचाया जा सका, लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इस चैप्टर के अंतर्गत कोई भी सवाल, मतलब कि पर्सनली, जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और कुछ प्रश्न इधर छूट गए हैं, ठीक है, अगर आपको उन क्वेश्चन को जानना हो तो आप हमें क्वेश्चन नंबर लिखकर टाइप कीजिए, प्लस चैप्टर का नाम, मतलब या चैप्टर नंबर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।